हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम +1 में थे तो हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो का क्या मीन्स होता था आपका? स्मॉल, और इकोनॉमिक्स उसे भी हम समझेंगे। और अब हम सीख रहे हैं मैक्रो। माइक्रो था स्मॉल, और मैक्रो का क्या मीन्स होता है आपका? लार्ज। यानी कि कोई भी चीज़ लार्ज क्या होती है आपकी? यानी कि एक वाइडर एरिया। स्मॉल एक छोटा एरिया होता है, और लार्ज क्या होता है आपका? एक बड़ा एरिया होता है। यानी कि जो चीज़ हम +1 में स्मॉल एरिया में पढ़ रहे थे, अब हम उसे कहाँ पढ़ेंगे? एक लार्ज एरिया में पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स वो भी पढ़ते हैं हम कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमने माइक्रो में क्या पढ़ा था कि किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी फर्म के बारे में, लेकिन अब हम +2 में लार्ज क्या होगी? इकोनॉमिक एज ए होल। इकोनॉमिक मीन्स पूरी कंट्री, पूरा देश, पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक पर्सन के बारे में पढ़ रहे थे कि वो अपनी इनकम को कैसे यूज करता है। एक फर्म को देखते थे कि वो अपना प्रोडक्शन या सप्लाई किस तरह से करता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक में बात करेंगे तो हम इकोनॉमिक यानी कि पूरे नेशनल लेवल की बात करेंगे कि एक पूरा देश कैसे कुछ सप्लाई कर रहा है, या कोई पूरा देश में किस चीज़ की कैसे डिमांड हो रही है। यानी कि यहाँ पर हम पूरे देश की बात करेंगे, देश की पूरी इकोनॉमिक की बात करेंगे। चलो, माइक्रो और मैक्रो का थोड़ा सा हमें पता चल गया कि माइक्रो में था कि हमें स्मॉल यानी कि एक पर्सन, एक फर्म के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम एक पर्सन को ना लेके पूरे पर्सन यानी कि पूरे देश में जितने भी व्यक्ति हैं या पूरी इकोनॉमी जो है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो वो जानना भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स आपकी एक तरह देखिए तो इकोनॉमिक्स आपकी एक स्टडी किसके बारे में? एक बिहेवियर के बारे में, कि एक हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम स्टडी करते हैं, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म या कोई भी इकोनॉमी। देखो, पर्सन और एक फर्म तो किस में आ रहा है आपका? माइक्रो में आ रहा है। और इकोनॉमी किस में आ रही है आपकी? एक मैक्रो आ रही है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कोई भी इकोनॉमिक्स हम सिर्फ अब माइक्रो और मैक्रो को छोड़ रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला के सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है किस तरीके से कोई भी पर्सन, कोई भी फर्म या कोई भी इकोनॉमिक लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास क्या है? कोई भी जो साधन है वो क्या है? लिमिटेड है। जैसे कि अगर हम बात करें दूध की, अब हमारे पास दूध क्या है? एक लिमिटेड मात्रा में है, लेकिन उसको हमारी वांट्स कितनी है? अनलिमिटेड है। मिल्क से ही हम क्या चाहते हैं? हमें मिल्क भी मिले, हमें दही भी मिले, हमें रसगुल्ला भी मिले। तो यानी कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केयर मात्रा में जो हमारे पास साधन हैं, उनका हम यूज किस तरह से करें कि हमारे अनलिमिटेड वाइड्स क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके। अब मान लीजिए आपके पास 1 kg मिल्क है, ठीक है। अब आपको दूध भी पीना है, आपको दही भी खानी है, आइसक्रीम भी खानी है और रसगुल्ला भी खाना है। तो उस 1 kg मिल्क का यूज आप किस तरह से करेंगे कि आपको दूध पीने की इच्छा भी पूरी हो जाए, दही खाने की इच्छा भी पूरी हो जाए और रसगुल्ला खाने की इच्छा भी पूरी हो जाए? उसी चीज़ का स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमिक्स। यानी कि एक बार और समझिए, इकोनॉमिक क्या है? एक स्टडी है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या कोई भी कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास अर्थ की भी बात करें तो क्या है? लिमिटेड है। एक इंडिया का एरिया देखें तो जितना एरिया है हम उसी में रह सकते हैं। उसी एरिया में हमें अपने रहने लायक भी बनाना है, हमें एग्रीकल्चर भी करनी है, हमें इंडस्ट्री भी खोलनी है। यानी कि उसी एरिया को यूज करते हुए हमें ये सब काम करने हैं। यानी हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसका यूज करना है। अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन हर कोई क्या चाहता हो? बड़ा बंगला हो, 3-4 खेत भी हों, हमारे पास इंडस्ट्री भी हो, लेकिन वो सब हम नहीं मिल सकता हमें। यानी कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करें कि हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके, वही चीज पर ना आपका क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आगे हमें इकोनॉमिक्स क्या समझ में होता है। और मैक्रो आपका एक वर्ड लिया गया है ग्रीक टर्म से,
यानी कि मैक्रो हम इंग्लिश में एक ग्रीक टर्म है मैक्रोस, मैक्रोस से क्या वर्ड बना आपका मैक्रो। आपके इकोनॉमिक्स में जितने भी वर्ड आएंगे जो कि मतलब लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ऑलमोस्ट ग्रीक टर्म से लिए गए हैं। यानी कि मैक्रो शब्द आपका मैक्रोस से लिया गया है, जिसका क्या मतलब है लार्ज, यानी कि एक वाइडर एरिया। जब हमने एक पर्सनल व्यक्ति की बात करते थे तो माइक्रो पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम देश की बात करेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। और यानी कि अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गई, यानी कि सिर्फ देखिए इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, यानी कि लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी एंड चॉइस, यानी कि उसको हम अब चॉइस कैसे करें कि किस चीज़ में उसे हमें यूज लेना है। यानी कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से यूज करें कि हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, इकोनॉमिक फाइंड वे द रिकॉन्सिलिंग अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए अनलिमिटेड वांट्स को हम अपनी कैसे पूरा करें। माइक्रो में क्या पढ़ा, एक इंडिविजुअल या एक फर्म अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, ये क्या था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब मैक्रो की सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म की जगह अगर हम नेशनल की बात कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम इनकम की बात करें, ए है, बी है, सी है, ये 3 पर्सन है। अगर हम इनकी इनकम देखते हैं, इसकी मान लो 1000 है, बी की 2000 है और सी की 1000 है। जब हम इनकी अलग अलग इनकम की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। यानी कि इनकी इनकम को देखना हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है अलग अलग। लेकिन जब हम एज ए होल अब जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इनकी इनकम कितनी है, 4000, यानी और ये क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पर्सन वाइज बात करना माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एज ए होल सभी को लेकर इकट्ठा चलना आपका क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज इन कंडीशन ऑफ ए स्कैर्सिटी। हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम किस तरह से बंटवारा करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। हमें जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में चाहिए हम उस चीज़ को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, और जो कम चाहिए उसे हम कम मात्रा में। जैसे कि मान लो एक बार हम अब हमारे पास अर्थ की एरिया की बात करते हैं, 1000 स्क्वायर फीट है। अब इसमें ही हमें क्या करना है, एक इंडस्ट्री भी लगानी है, एग्रीकल्चर भी करनी है, और क्या करना है, हमें खुद के रहने की जगह भी बनाना है। तो अब ये देखेंगे हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। अगर हम सभी में रहने के लिए जगह बना लेंगे तो आप बताइए खाना कहाँ से आएगा, फैक्ट्रियाँ कहाँ पे लगेंगी, हमारे जो भी सुविधाएं हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगी। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि हम अगर 100 स्क्वायर फीट में रह सकते हैं तो बाकी का काम हम मान लो 400 में हम खेती कर सकते हैं और 500 में हम अपनी इंडस्ट्री, यानी कि उसको किस तरह से बांटे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। यही आपका क्या है, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। बेसिस ऑफ स्टडी, आप जरूर से ज़रूर ये गलती मत कीजिए कि कहीं आप ये याद करने बैठ जाइए। ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है 1-2 मार्क्स में, अब मान लीजिए इसमें 7-8 पॉइंट्स है, आपके वो 7-8 पॉइंट्स नहीं आएंगे। आपका क्या आता है, कई बार ये आता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताइए ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। तो अगर आपको ये पॉइंट याद होंगे तो इजीली आप ये याद रख सकते हो। दूसरी बात, जब एक पॉइंट आ जाता है तो आपको ये भी क्लियर है कि हाँ आपको इसमें ये लिखना है, ना कि पूरा डिफरेंस आता है, बल्कि क्या एक पॉइंट पे भी दे देते हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। ये याद रखने से आपका ये भी इजीली आपको याद रह जाता है। ठीक है, तो हम बेसिस ऑफ द स्टडी पे देखते हैं। अब आप बताइए, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि हम इंडिविजुअल या एक फर्म या एक इंडस्ट्री के सिर्फ
एक तरह की इंडस्ट्री, या तो सिर्फ क्लॉथ की बात करें या फिर शूज़ की बात करें, यानी कि एक तरह की इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। उसकी स्कैर्सिटी, वहाँ पर आपके पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनको यूज़ करते आप कितना मैक्सिमम गेन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, हमारा इनकम गेन, एक पर्सनल व्यक्ति है वो सोशल वेलफेयर ना सोच के वो क्या करता है, मैक्सिमम गेन करना चाहता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने कहा एज ए होल पूरी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। और पूरी कंट्री को कौन चलाता है, हमारी गवर्नमेंट चलाती है। और गवर्नमेंट क्या देखती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस, मतलब हाँ ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या भी चाहती है, नेशनल वेलफेयर भी चाहती है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी क्या मिले, अच्छे खाना पीना रहने की जगह मिले। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम पर्सनल बात कर रहे हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल फॉर्म या इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री एज ए होल मीन्स कपड़ा, जूता या और भी जो भी डिपार्टमेंट है सभी को मिला के उन सब की बातें करते हैं हम। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या आता है कि यहाँ पर वही बात कि कौन से है, कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। कंज्यूमर डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर यानी कि जो एक पर्सन है वो क्या डिमांड करता है, और प्रोड्यूसर यानी कि वो क्या सप्लाई करता है। मान लीजिए कि हम कंज्यूमर हैं, हम खरीदते हैं सामान को, तो यानी कि हमें क्लॉथ के लिए मान लो 10 शर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, 10 शर्ट की ज़रूरत है। अब प्रोड्यूसर यानी कि जो क्लॉथ को बना रहा है, शर्ट को बना रहा है, तो वो क्या सप्लाई करता है। अगर वो मान लो बनाता ही 8 शर्ट है तो हम क्या 10 शर्ट ले सकते हैं, नहीं। यानी कि यहाँ सिर्फ एक चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं, सिर्फ क्लॉथ के बारे में हम देख रहे हैं। वह जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यूज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मीन्स अब हम यहाँ पर सिर्फ क्लॉथ की बात नहीं, शूज की भी बात कर रहे हैं, टॉय की भी बात कर रहे हैं, मशीनरी की भी बात कर रहे हैं। टोटल कितनी डिमांड है, एग्रीगेट ऑल गुड्स सर्विसेज प्लस स्कूल हॉस्पिटल उन सब की भी कितनी डिमांड है उसकी भी बात कर रहे हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि अब यही चीज़ें क्लॉथ, शूज, शर्ट, मशीनरी, स्कूल्स, वो भी हमें कितनी मात्रा में मिल रहे हैं टोटल, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं उसकी सप्लाई की, और यहाँ पर एज ए होल क्लॉथ, शूज सब की बातें हम करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट रेफर टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। क्या कहता है, इकोनॉमिक एजेंट आपके वो होते हैं जो आपका इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन की हमें कितना बनाना है, मान लो कि अब मेरी एक कपड़े की दुकान है तो मैं वहाँ पे ये डिसीजन लूँगी कि मुझे कितना कपड़ा बनाना है। यानी कि एजेंट वो जो कि ये डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में बनानी है। तो इसमें कहते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं इसमें कौन से एजेंट इंक्लूड हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सिर्फ वही सिंगल व्यक्ति की बात कि कंज्यूमर एक बंदा खरीदने वाला, प्रोड्यूसर एक बनाने वाला। दे फोकस मैक्सिमम पर्सनल गेन। अब मेरी एक कपड़े की दुकान है, मैंने डिसाइड कर लिया मैं इतना कपड़ा बनाऊंगा, वो डिसाइड मैं किस तरह करता हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम गेन हो सके। प्रॉफिट कमाने के लिए ही मैंने बिजनेस किया है, तो हमें बिजनेस इसी तरीके से करना चाहूँगा कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी स्टेट और सेंट्रल, स्टेट मतलब जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, और सेंट्रल यानी कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि हमारे देश में कितनी चीज़ किस मात्रा में बनेगी। जैसे कि आरबीआई आपका बैंक से रिलेटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को रेगुलेट करती है कि कोई भी बैंक कितनी मात्रा में लोन देगा या कितनी मात्रा में किसी से जमा करवाएगा। सेबी होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, और वो क्या देखते हैं, गेन के साथ साथ यानी इंडिया ग्रोथ करे उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं पर्सनल गेन, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सोशल वेलफेयर भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स कि चीज़ों को कितने, एग्रीगेशन मीन्स ऐड करना, कि हम कितनी चीज़ों को ऐड करते हैं। जब हम माइक्रो में देखा तो मैंने कहा माइक्रो में या तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, चलो इंडिविजुअल को छोड़ के फिर हम इससे आगे फर्दर क्या, एक फर्म क्या होती है हमारी कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर जब हम पार्टनरशिप मतलब एक तरह से जो एक
काम कर रहे हैं, या हम एक इंडस्ट्री यानी कि हमने कपड़े का काम किया, एक और बंदे ने कपड़े का काम किया, यानी टोटल जो क्लॉथ की इंडस्ट्री है या हम उसके बारे में बस इतनी ही बात करते हैं, या तो एक सिंगल व्यक्ति की या एक फर्म की या एक इंडस्ट्री, यानी कि जितने भी कपड़े की हमारी फैक्ट्रीज हैं सिर्फ उसकी, यानी कि सिर्फ एक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो क्लॉथ यानी कि ये 3 पॉइंट तो आ ही गए साथ में, इंडिविजुअल, फर्म प्लस इंडस्ट्री, ये तो आ ही गए। उसके साथ साथ हम किसकी बात करते हैं, ये सिर्फ एक क्लॉथ की थी यार, यहाँ पे हम शूज़ की भी, मशीनरी की भी, टॉय की भी, हर चीज़ को ऐड करके ऑल इकोनॉमिक यूनिट की हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर कम चीज़ों को ऐड किया जाता है और यहाँ पर ज़्यादा। देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, एग्रीगेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग ए पार्टिकुलर यानी कि एक चीज़ को ले रहे हैं और यहाँ पर हम सभी चीज़ों को, शूज़, क्लॉथ, मशीनरी, टॉय, सबको ले रहे हैं। ठीक है। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस, क्या कहते हैं, आपके एजम्पशंस भी हम अलग मानते हैं। एजम्पशन क्या होते हैं, जैसे कि हम मैथ में करते हैं, हमने 8th 10th में किया था, पिता पुत्र की आयु निकालते थे, तो एक की आयु दी होती थी, दूसरी को क्या कर लेते थे, हम मान लेते थे कि माना पुत्र की आयु x। इसी तरह से हम इकोनॉमिक्स में भी कुछ एजम्पशन मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में है वो हमारी एजम्पशंस अलग अलग होती हैं। सर्टेन वेरिएबल आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि वो चेंज नहीं होंगे, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। मान लो आपकी इनकम 10 रुपये है तो आप ये मानते हो कि आपकी इनकम कितनी ही रहेगी, 10 रुपये। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जो कंजम्पशन हम इसमें कांस्टेंट मानते हैं, यहाँ पर जो हम कांस्टेंट मानते हैं, मैक्रो में क्या है, वो वेरिएबल यानी कि वो चेंज हो जाती हैं, और जो यहाँ पर वेरिएबल होती हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट। जैसे कि एक हम जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं तो एक ये मान कर चलते हैं कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है या टोटल आउटपुट है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम मैक्रो में अब पढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट को भी हम चेंज मानेंगे, टोटल आउटपुट को भी हम चेंज मानेंगे। ठीक है। इसी तरह जब हम इसमें इनकम की बात करते हैं, इनकम क्या होती है हमारी, वेरिएबल, पर्सन टू पर्सन वेरिएबल। मैं 1000 रुपये कमा रही हूँ तो आप 2000 कमा रहे हैं, थर्ड पर्सन 3000 रुपये, यानी कि इनकम क्या है आपकी यहाँ पर वेरिएबल है। लेकिन जब हम मैक्रो में बात करेंगे तो मैक्रो में हम इनकम को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, यानी कि जो हमारे मानने की जो अजम्पशंस हैं वो क्या होती हैं, दोनों में अलग अलग होती हैं। सेंट्रल इशू क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि साधनों को कैसे बांटना है, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इशू रहता है कि हमें पहले क्या बात करते हैं हमें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस कि कितना प्रोड्यूस करना है। उसके बाद जब हम ये देख लेते हैं कि हमें कपड़ा करना है, कितना करना है, अब ये देखना कि किसके लिए करना है, गरीब लोगों के लिए करना है या अमीर लोगों के लिए करना है, यानी कि साधनों का जो बंटवारा है वो देखना हमारा माइक्रो इकोनॉमिक होता है। और ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, हमें टोटल कितना आउटपुट निकला, यानी कि कपड़ा, शूज़, सभी हमने कितनी चीज़ें बनाई, वो हमारा किस में स्टडी करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है कि पार्शियल मतलब हमें पता है कि पार्शियल मतलब कि एक पार्ट, एक एरिया, और जनरल यानी कि ओवरऑल। जब पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एक मार्केट है, एक कमोडिटी की, मान लो कि क्लॉथ की ही मार्केट है, वो चेंज होगी, लेकिन बाकी जो अदर मार्केट हैं वो कोई भी चेंज नहीं होंगी, वो क्या होंगी आपकी कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन जब जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कहते हैं कि सभी मार्केट बराबर, यानी कि कांस्टेंट रहना है तो सभी कांस्टेंट रहेंगे, कोई भी चेंज होगी तो सभी चेंज होंगी, यानी कि यहाँ पर एक मार्केट चेंज होती है और बाकी क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। और जनरल इक्विलिब्रियम में आपकी सारी मार्केट्स क्या होती है, चेंज होती है। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में क्या कहता है कि ये एक दूसरे के लिए, मतलब हम ये नहीं समझ सकते, जब हम इसको देखेंगे तो इसके लिए नुकसान हो सकता है, जब इसके लिए सोचेंगे तो इसके लिए नुकसान हो सकता है। वो कैसे, समझिए। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति क्या करता है, हमने कहा था यहाँ पर माइक्रो में एक व्यक्ति मैक्सिमम गेन देखता है, ठीक है, ये तो ठीक है। हमें यहाँ पर एक व्यक्ति ने क्या देखा, मैक्सिमम गेन देखा, ठीक है, ये सही हो गया। क्या अब ये चीज़ यहाँ के लिए सही है? नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे
सेव की बात कर रही हूँ, सेव करेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि पैसा बचा कर रखेंगे। जब आप पैसा बचा कर रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते। जब आप पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो जो मार्केट में सप्लाई है, चीज़ें जो हम सेल कर रहे हैं, क्या वो सेल होंगी? नहीं होंगी। जब हम कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहे, पैसा बचाना चाह रहे हैं, तो वो हमारी सेल भी नहीं होगी। जब सेल नहीं होगी तो आगे से क्या, जो मतलब मान लो हम कपड़ा ही नहीं खरीद रहे, तो जो फैक्ट्री वाले हैं वो क्या कपड़ा बनाएंगे? वो भी कपड़ा भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब उनकी सेल ही नहीं हो रही तो वो कपड़ा क्यों बनाएंगे? जब कपड़ा नहीं बनेगा तो जो उन्होंने लेबर रख रखी है, क्या वो लेबर रखेंगे? वो लेबर भी नहीं रखेंगे। और लेबर नहीं रखी तो उन लोगों का जो लेबर है काम छूट जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। तो इस तरह से क्या देखा हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी देश के लिए हानिकारक हो गई। यानी कि अगर हम यहाँ की अच्छा देखते हैं तो यहाँ के लिए क्या हो सकता है, आपका बुरा हो सकता है। इसे ही कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एक बार और देखिए, अगर हम ज़्यादा सेव करेंगे तो कोई भी पैसा खर्चना नहीं चाहेंगे। जब हम खर्चा नहीं करेंगे तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें जो बन रही हैं वो बनना बंद हो जाएंगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जिससे एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लोगों का काम छूट गया। दूसरा, वो फैक्ट्रियां भी क्या बंद होनी शुरू हो जाएंगी, नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगे और ओवरऑल जो देश है हमारा उसको क्या है, नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें यह पढ़ रहे हैं। तो यानी हमें अब समझ में आ गया कि हम मैक्रो इकोनॉमिक में पूरे देश की बात करेंगे कि हमें अपने पूरे देश के जो साधन हैं उनको अच्छे, जो कम मात्रा में, सीमित मात्रा में हमारे पास साधन है, हमें उनका कैसे यूज करें कि हमारी जो वांट्स हैं उनको हम मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकें। ओके, कोई भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।